अच्छा जी, अभी हम प्रॉपर्टी शेयर्स और कैपिटल एसेट्स के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर किस तरह से टैक्स होता है, और उसमें कौन सी आइटम्स हैं जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में फॉरवर्ड होती हैं, और उसके टैक्सेशन का तरीकेकार क्या होगा। मैं इससे पहले आपके साथ जो पहले एक टेम्पलेट है वो शेयर करूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसको किस तरह से हमने लेकर चलना है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं। हमारे पास जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम के अंदर हमारे पास कैपिटल गेन्स की एक हेड मौजूद है। उस कैपिटल गेन्स के अंदर जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी है। उसमें एक है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी और डिस्पोजल ऑफ, ये दो आइटम्स ऐसी हैं जो हमारी सेपरेट ब्लॉक में जाएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि पहले हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, इन दोनों को, दो हैं या एक है एग्जाम में, उनको यहाँ से माइनस करेंगे, और फिर थर्ड स्टेप के ऊपर जाके इनका जो टैक्स लाइबिलिटी है आफ्टर टैक्स क्रेडिट्स और आफ्टर मिनिमम टैक्स के, हम यहाँ पर जाके इन दोनों का टैक्स जो है वो ऐड करेंगे। इनको क्लब नहीं किया जाता। सिक्योरिटीज आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, प्रॉपर्टी आपकी घर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर इनके ऊपर कोई एडवांस टैक्स होगा तो हम यहाँ से जाके एडवांस टैक्स भी माइनस करेंगे। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का एसी चला दें, पिछला बेशक चला दें, तो ये चला दें बेशक। ठंड लग रही, ये उनको पड़ेगी, उन्होंने तो बंद किया। ये उसकी हवा आपको मिलती रहेगी। पीछे वाला चला दें, ये बंद कर, ताकि सबको बराबर जो है ना। हाँ। अच्छा जी, तो जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसके हमारे ट्रीटमेंट क्या होंगे। नंबर वन, पहले आप उसको इनकम में ऐड करेंगे, फिर आपको इसको इनकम में माइनस करेंगे, फिर उसका जो टैक्स है वो टैक्स लाइबिलिटी में जाके ऐड करेंगे, और अगर उसका एडवांस टैक्स है तो वो एडवांस टैक्स में से माइनस करेंगे। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा। सेपरेट ब्लॉक की जो इनकम होती है ना, इसका लॉस किसी में एडजस्ट होता है ना इसमें कोई लॉस एडजस्ट होता है। ना ये इसके लिए सैलरीड या नॉन सैलरीड के स्टेटस के लिए भी डिफाइन नहीं की जाती, ना ही एओपी इसको आगे ट्रांसफर कर दी। ये बिल्कुल अलग थलग क्वेश्चन में चलती है। थ्रू आउट इसका ये तरीकेकार वो होता है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में क्या लॉस हो सकता है? हो सकता है, मास वाय एफटीआर के। एफटीआर की इनकम क्या है? जैसे यहाँ पर आपको डिविडेंड नजर आ रहा है, जैसे बोनस शेयर नजर आ रहे हैं, प्राइस बॉन्ड है, ये एफटीआर की आइटम्स हैं। ये हैं ये भी सेपरेट ब्लॉक की, लेकिन ये क्या है? फाइनल टैक्स रिजीम है। फाइनल टैक्स रिजीम और सेपरेट ब्लॉक में क्या फर्क होता है? ये है सारी सेपरेट ब्लॉक में ही, लेकिन इनको सिर्फ हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहते हैं नॉर्मल। और ये है, इनको अगर मजमूई तौर पर कहा जाए तो सारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ही कहलाती है। फर्क क्या होता है कि एफटीआर के अंदर आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। सबसे बड़ा फर्क इसमें यही है कि इसमें आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। इसमें लॉस हो सकता है, राइट, इसमें लॉस भी हो सकता है, गेन भी और लॉस भी हो सकता है, इसमें लॉस नहीं हो सकता। ये मेन फर्क है। अगर आपको एफटीआर का एग्जाम में आए कि एफटीआर की क्वालिटीज बयान करें, तो आप क्या बताएंगे? इट्स अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, राइट, नो इनकम कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द गेन ऑफ द एफटीआर, राइट, देयर शुड बी नो हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट एफटीआर इनकम, इसमें कोई नहीं होगा। नो टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, ना इसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट मिलता है, ना इसके अगेंस्ट आपकी कोई लॉस एडजस्ट होता है, ना इसमें लॉस होता है। ये 4-5 दफा ये पेपर में आ चुका हुआ एग्जाम के अंदर कि एफटीआर क्या होती है, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो सेपरेट है, ये सेपरेट ब्लॉक ही है, ये सेपरेट ब्लॉक ही। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इसमें लॉस होगा तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है 6 सालों के लिए। सिक्योरिटीज में अगर लॉस हो तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है 3 सालों के लिए, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड होके अपने हेड में ही एडजस्ट होगी। तो ये था इसका। पहले इसको हम जरा ओवरव्यू में आपको दूं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी टैक्सेशन किस तरह से की जा सकती है। अच्छा जी, जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के अंदर जो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं,
सबसे पहले लॉ ने कहा कि कैपिटल एसेट में डिप्रिसिएबल एसेट नहीं होंगे, अमोर्टाइजेबल एसेट्स नहीं होंगे, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर्स नहीं होंगे, कोई मूवेबल आइटम इसमें भी शामिल नहीं होगी। मास वाई इसके अंदर आपकी कौन सी आइटम शामिल होंगी? जो आपके ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह है, सिर्फ यही शामिल होंगी। अगर हम कैपिटल एसेट को एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, तो इसकी हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं। एक वो है जो नॉर्मल है, उसमें आपकी पहले आती हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, फिर इसमें आता है शेयर इन एओपी, ये भी इसमें शामिल होता है। फिर इसमें आपके स्पेशल आइटम्स आ जाती हैं, जैसे आपकी ज्वेलरी है, स्टॉक उसमें है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, ज्वेलरी है, हाँ जी, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये वो जो आइटम है, इन आइटम्स में गेन हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता। इसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसमें गेन भी हो सकता है। और ये जो आइटम्स मैंने इस तरफ लिखी हैं ये नॉर्मल है, इसके ऊपर ये सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास आइटम्स हैं मेजर, एक हमारी लैंड और बिल्डिंग है, और एक हमारी सिक्योरिटीज है, अंडर सेक्शन 37A। यहाँ पर ये चीज लाजमी है कि इसका जो गेन होगा किसी भी सूरत में वो होगा इसकी सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस इसकी कॉस्ट। ये इसका एक तरीकेकार होगा कि आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बेशक ये आपके नॉर्मल एसेट्स हैं या सेपरेट ब्लॉक के आइटम है, दोनों का रूल एक ही होगा, इसी तरह आप गेन कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है या वो बिक नहीं रहा, तो आप कैपिटल गेन्स में नहीं है। सबसे पहले कैपिटल गेन में वो होना चाहिए। एक एसेट ऐसा है जो आपके एग्जाम में आ चुका हुआ है, वो है कि कोई मशीनरी जो आपने खरीदी वो रास्ते में ही तबाह हो गई, खराब हो, तो उसको भी हम कैपिटल एसेट कह सकते हैं। यानी वो इनमें तो नहीं आ सकती, यानी आपकी डिप्रिसिएशन होने से पहले पहले ही वो खत्म हो गई, तो उसको भी हम इसके अंदर नहीं लेकर आते। वो सॉरी, कैपिटल एसेट उसको कहते हैं, वो बिजनेस में लेकर नहीं जाते। अंडरस्टैंड? देखें, बिजनेस के अंदर आप एसेट यूज करें या बेचें, वो दोनों आपका कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगे। फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ सॉफ्टवेयर है, ये कैपिटल एसेट्स नहीं होते। या वो चीजें बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, पेंटिंग बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, वो आपका भी कैपिटल एसेट नहीं होगा, तो फिर आप इस तरफ मूव नहीं करेंगे। ये जो लैंड और बिल्डिंग और सिक्योरिटीज हैं, इनके सेपरेट ब्लॉक को भी लॉ ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहले सिक्योरिटीज की अगर बात करें, सिक्योरिटीज के अंदर लॉ ये कहता है कि अगर ये अक्वायर की गई हैं 1 जुलाई 24 या उसके बाद, उनका फिक्स रेट है 15%। लेकिन अगर वो शख्स एटीएल में नहीं है, तो फिर वो 15% नहीं होगा, बल्कि क्या किया जाएगा, उसकी जो एनटीआर की इनकम है उसमें डाल दिया जाएगा, जो सेपरेट ब्लॉक से निकल जाएगा ये। राइट? अगर वो फाइलर नहीं है, इनएक्टिव है, तो कहाँ चला जाएगा ये? लेकिन ये इसमें देखा जाएगा कि उसको डालने के बाद उसकी इनकम जो है वो 15% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 15% से कम होगी, तो फिर वो सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा। राइट? दोबारा सुन लीजिएगा, अगर कोई शख्स एक्टिव है, टैक्स पेयर में फाइलर है, तो उसका रेट कितना है डिस्पोजल, 1 जुलाई जो सिक्योरिटीज एक्वायर की हैं 1 जुलाई 24 के बाद 15% है। राइट? नहीं, जब अक्वायर की है। अक्वायर कब की गई है? अगर वो 1 जुलाई 2024 या उसके बाद अक्वायर की गई, उसका एक ही रेट है, वो 15%, वहां होल्डिंग पीरियड नहीं देखा जाएगा। और अगर उस बंदे का रेट वो नॉन एक्टिव है, इनएक्टिव है, और उसका एवरेज रेट 15% से ज्यादा कम है, तो फिर भी उसके ऊपर 15% ही लगेगा। अगर वो एक्टिव नहीं है और उसका जो एवरेज रेट जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करने जा रहा है वो 15% से कम है, तो उसको भी 15% ही देना है, वो सेपरेट ब्लॉक में ही रहेगा। लेकिन वो शख्स जो इनएक्टिव है, क्या है,
वो शख्स इनएक्टिव है और उसका टैक्स रेट 15% से एवरेज रेट ज्यादा है। एवरेज रेट से क्या मुराद है? टैक्स डिवाइडेड बाय उसकी टैक्सेबल इनकम इंटू 100। अगर वो 15% से ज्यादा है तो फिर आप उसको एफटीआर से निकाल देंगे। इनएक्टिव है और उसका एवरेज रेट 15% से ज्यादा है, उस सूरत में आप उसको सेपरेट ब्लॉक में नहीं लेकर जाएंगे, फिर वो ज्यादा वाले टैक्स पे करेंगे। यानी 15% तो हर सूरत में, वो एक्टिव है या इनएक्टिव, उसने पे करना ही करना है। ये बात सादा सी है। लेकिन अगर वो इनएक्टिव है और उसका टैक्स रेट 15% से ज्यादा है तो फिर हम उसको नॉर्मल में ही रहने देंगे। लेकिन अगर वो इससे पहले है, अगर उसने सिक्योरिटीज 30 जून 24 या उससे पहले एक्वायर की हैं तो उसमें उसका होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा। अगर उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो 12.5%, और अगर विद इन 1 ईयर है तो 15%। राइट। तो ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। लैंड और बिल्डिंग का भी लॉ ने हमें इसी तरह बताया है कि अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग है, आपने डिस्पोजल की है लैंड या बिल्डिंग की, अगर आपने उसको अक्वायर किया है 1 जुलाई 2024 के बाद, तो उसका सेम रूट जो है ना वो सिक्योरिटीज वाला ही होगा। यानी अगर आपने लैंड और बिल्डिंग 1 जुलाई 2024 या उसके बाद अक्वायर की है, वो लैंड है या बिल्डिंग है, होल्डिंग पीरियड जो भी है, आपको रेट 15% टैक्स लग जाएगा। वो सेम सिक्योरिटीज वाला रूल है। लेकिन अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग आपने अक्वायर की है 30 जून 2024 या उससे पहले, तो उसके लिए लॉ ने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फ्लैट, राइट, और प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और ओपन प्लॉट। फ्लैट जो है ये 2 साल बाद एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। प्रॉपर्टी जो है ये 4 साल बाद एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और प्लॉट जो है ये 6 साल बाद एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके डिफरेंट रेट्स हैं। पहले साल विद इन 1 ईयर उसका 15% है सबका। ठीक है, ये रेट्स आपको पता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सिचुएशन बताई है कि हमारा कैपिटल गेन को अगर आपने कंक्लूड करना हो टैक्स रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इस तरह से होगा। सेपरेट ब्लॉक में आपकी सिक्योरिटीज आएंगी, लैंड और बिल्डिंग आएगी, और बाकी इस इशू में आपका ये नॉर्मल चलेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। इट्स ओके। अच्छा, इसमें मैं आपको जरा शेयर्स के ऊपर बात कर लूं कि हमारे शेयर्स के ऊपर जो है वो क्या चीज हो सकती है। शेयर्स आपको, शेयर्स का मिलना और शेयर्स का बेचना, अब उसको मैं जरा कंक्लूड करता हूँ। शेयर्स का मिलना और शेयर्स का बेचना मैं उसको कंक्लूड करने लगा हूं कि एग्जाम में हमारे पास कहाँ कहाँ जो है ना ये चीजें आ सकती हैं। हम पहले इसमें बनाते हैं कि फर्ज करें हमें जो शेयर्स मैंने अक्वायर किए हैं या परचेज किए हैं, एक हो सकता है कि आप एम्प्लॉई हैं, बीइंग एन एम्प्लॉई आपको शेयर मिलेगा, राइट। उसके अंदर क्या तरीकेकार है कि अगर आपको शेयर का मिलना टैक्सेबल हो जाएगा किसमें? सैलरी में। उसका हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि आपकी सैलरी में जाएगा उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस जो आपने पेमेंट की है इफ एनी। यानी आपसे सवाल ये है कि सर क्या शेयर्स का मिलना भी टैक्सेबल हो सकता है? तो आंसर इज यस, हो सकता है जी। नंबर 2, मैं अभी सिर्फ शेयर्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ऑप्शन को नहीं शेयर को कंक्लूड कर रहा हूं। आप मुलाजम नहीं है, आपका, आप किसी के ओनर हैं और आपके टेनेंट ने आपको पे किए शेयर्स। आपके टेनेंट है,
जो इसने आपको, यानी आप बिल्डिंग के मालिक हैं, तो आपके टेनेंट ने आपको कुछ शेयर पे कर दिए, तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चली जाएगी गिफ्ट में, क्योंकि लॉ कहता है कि उसकी जो ये कंसिडरेशन गिनी जाएगी कि उसने आपको क्या दी है, कंसिडरेशन पे की है। नंबर 3, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, राइट। कंपनी शेयर होल्डर्स होते हुए किस तरह से शेयर देती है? नंबर 1, एक होते हैं आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और आपको नॉर्मल प्राइस या कम प्राइस पे देते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर कि उन्होंने आपको क्या कर दिए, वो शेयर दे दिए, यहां पर कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आप कंपनी से शेयर्स बाय करते हैं किसी भी प्राइस के ऊपर, मार्केट से कम या मार्केट से ज्यादा, इसका कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं होता। एक होता है कि कंपनी आपको राइट इशू करती है, तो राइट इशू का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, अगर आप राइट इशू को भी अपने उस राइट को बेच दें तो वो टैक्सेबल होता है। वो वो जो खत आता है ना, अगर आप खत बेचते हैं तो वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है, अगर आप उसको बेच दें, शेयर्स का मिलना नहीं। आप अगर उस खत को बेच दें, शेयर नहीं मिले, अभी आपको सिर्फ खत मिला कंपनी की तरफ से कि जनाब ये हम आपसे इतने शेयर हम आपसे एक्वायर कर लें, और आपने वो खत बेच दिया, तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा। कंपनी आपको बोनस भी देती है, कंपनी आपको बोनस भी देती है, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 10% आपको टैक्स देना, ये सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा। ऊपर नॉर्मल में है, आप यहां पर देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में शेयर्स का फ्री मिलना, गिफ्ट में मिलना, या कुछ पेमेंट के साथ मिलना सेपरेट ब्लॉक में नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉई हैं, वो सैलरी में गेन जा रहा है, जो भी आपको गेन उस वक्त हुआ है। एक होता है स्टॉक डिविडेंड या डिविडेंड इन सिपिशी, स्टॉक डिविडेंड भी इसको कहते हैं। कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स आपको दे दिए, आप निषाद के शेयर होल्डर हैं, उसने आपको पैकेजेस के शेयर दे दिए, उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी टैक्स होगी एज अ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%, सेपरेट ब्लॉक में आप चले जाएंगे। ओके, ये वाली ट्रीटमेंट आपकी हो गई। और इसमें क्या हो सकता है कि आपको रिलेटिव से मिले हैं, आपके रिलेटिव्स ने आपको शेयर दिए हैं, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नहीं, ये आपके लिए क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। सही है। आपके किसी फ्रेंड ने दे दिए आपको, तो फिर उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगी। यही पॉसिबिलिटी है ना आपकी, कि आप शेयर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अपनी कंपनी से ले लेंगे, अपने रिलेटिव से ले लेंगे, टेनेंट से ले लेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप में ले लेंगे तो बिजनेस में चला जाएगा, जिस रिलेशनशिप में भी लेंगे। ये चीज हो गई हमारी पहली। अब हम इसको करते हैं कि अगर जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो फिर गेन कैसे कैलकुलेट होगा। जो आपका गेन होगा हर सूरत में इसकी डिस्पोजल का, वो कैपिटल गेन में ही जाएगा। आपको शेयर मिले हों अपने एम्प्लॉयर से, आपके टेनेंट से, कंपनी से, जहां से भी मिले हों, जब इनको बेचेंगे तो फिर कैपिटल गेन होगा हर सूरत में, फिर आप किसी सूरत में और कहीं पर नहीं जा रहे। अगर एम्प्लॉई है तो उसका गेन कैसे कैलकुलेट होगा आपका, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, माइनस इसकी जो कॉस्ट है उसमें डीम्ड कॉस्ट, प्लस आपकी फर्दर कॉस्ट आ जाएगी। यानी ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी, ये भी कॉस्ट बन जाएगी, और अगर फर्दर आपने कोई पेमेंट की है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। आपने जब शेयर बेचे तो ये वाली भी और फर्दर कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप टेनेंट हैं और आपने आप मालिक थे, तो फिर उसी तरह आपकी सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर,
माइनस इसमें ये जो डीम्ड कॉस्ट ये भी आप इसमें से माइनस कर देंगे। ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। इसके आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं एग्जाम के अंदर, आपको सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर रखना चाहिए। ओके। अच्छा जी, अगर आपको आईपीओज मिले, आपने कंपनी से बाय किए, तो उसका गेन कैसे होगा? बिल्कुल नॉर्मल होगा। सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर माइनस उसकी जो भी कॉस्ट आपने पे की है वो माइनस हो जाएगी। अगर आपके पास राइट इशू आए थे, वो तो आपने बेच दिए, शेयर्स तक तो गए ही नहीं। अगर आपको बोनस शेयर मिले हैं, उसका गेन कैसे होगा? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इसकी जो डीम्ड कॉस्ट है फेयर मार्केट वैल्यू, वो वहां पर आ जाएगी। और डिविडेंड स्पीशी में भी यही फॉर्मूला होगा, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू माइनस वो आ जाएगी। अगर आपको रिलेटिव से मिले तो यहां पर अप्लाई होता है सेक्शन 79। जब आप यहां पर आप इसको बेचेंगे तो गेन होगा आपकी सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर। यहां भी डीम कॉस्ट आएगी, लेकिन जिस रिलेटिव ने भेजा है उसकी जो कॉस्ट थी वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। कॉस्ट ऑफ योर रिलेटिव वो आपके कॉस्ट जो डीम्ड कॉस्ट ही होगी, आपको तो फ्री मिले हुए हैं। तो आपका जो रिलेटिव है उसकी जो कॉस्ट होगी आपके लिए क्या बन जाएगी? वही डीम कॉस्ट बन जाएगी। अगर आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया है तो ये तो टैक्सेबल होगा, टोटली टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो गेन में जाके आपका होगा सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू माइनस उसकी डीम्ड कॉस्ट। मैंने जहां पर भी डीम्ड कॉस्ट का लिखा हुआ है उसकी बैक एंड पे देखें तो मैं उस पर टैक्स ऑलरेडी उसकी मार्केट वैल्यू पे दे चुका हुआ हूं। अगर आप इन तमाम को कंक्लूड करें, तमाम इस जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो उसमें बैकएंड पे देखें, अगर मैंने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स दिया हुआ है तो वही मार्केट वैल्यू अगली लिए मेरी कॉस्ट बन जाएगी। एक बेसिक असूल आपको सब जगहों पर नजर आ रहा है। रिलेटिव्स में देखें कि उसकी मार्केट वैल्यू पे मैंने टैक्स नहीं दिया था, इसलिए यहां जाके जो मेरे रिलेटिव की कॉस्ट थी मेरे लिए क्या बन गई? कॉस्ट बन चुकी है। ये था जी। इसमें बताएं कि कोई इशू हो? इट्स ओके। ये मैंने आपके सामने तकरीबन कैपिटल गेन्स को, बाकी इसके अंदर फाइफो पे होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे होगा, अगर ये स्टॉक मार्केट होंगी फिर होगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है, मैंने जब शेयर्स बाय किए उस वक्त वो पब्लिक कंपनी थी, और जिस दिन मैंने बेचे उस दिन वो डीलिस्ट हो चुकी थी, तो मेरा गेन जो है वो सेपरेट ब्लॉक में है अब या नहीं है? नहीं है। मैंने शेयर कौन से बेचे हैं? प्राइवेट कंपनी। मैंने शेयर कौन से बेचे हैं? तो बेचने के टाइम देखा जाएगा कि वो कंपनी उस वक्त प्राइवेट स्टेटस में थी या पब्लिक के स्टेटस में थी। एक चीज। कब सिक्योरिटीज, सवाल ये है कि कब आपकी सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक से निकल जाएगी? कब आपकी सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से निकल जाएंगी, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे कब कब निकल जाएंगी? आज तो मैंने ये बता दिया कि जिस टाइम आपने बेची उस वक्त वो प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी। एक हो गया। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि आपने एक्वायर की है 1 जुलाई 2024 के बाद और आप इनएक्टिव हैं, तो फिर भी ये सेपरेट ब्लॉक से निकल जाती है। तीसरा, अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये एनसीसीपीएल या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं हो रही, फिर भी आप सेपरेट ब्लॉक से निकल जाते हैं। ये तीन कंडीशन जो मुझे याद है मैंने आपको बताई कि कब आपकी सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक से नॉर्मल में चली जाएगी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन थ्रू एनसीसीपीएल नहीं हुई या स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से नहीं हुई तो आप नॉर्मल में फॉल कर रहे हैं। सही है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप इनएक्टिव हैं और आपने सिक्योरिटीज बाय की हैं 1 जुलाई 2024 के बाद बाय की है, ठीक है,
आपकी सिक्योरिटीज 37A से आप कब निकल जाएंगे, एग्जिट होगा। नंबर वन, पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप इनएक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, प्लस आपने सिक्योरिटीज अक्वायर की हैं 1 जुलाई 2024 के बाद, और आपका जो एवरेज टैक्स रेट है वो 15% से ज्यादा है, इन ये अगर तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो आपको नॉर्मल रेट लगेगा, आप सेपरेट ब्लॉक में नहीं है। अगर आपने सिक्योरिटीज डिस्पोज ऑफ की हैं और आपने अदर देन NCCPL या स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया तो फिर भी आप सेपरेट ब्लॉक से निकल जाएंगे। और तीसरी कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, कि आपके एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो सिक्योरिटीज थी वो डीलिस्ट हो चुकी थी, तो उस वक्त उनका स्टेटस प्राइवेट है तो आप प्राइवेट में ही चले जाएंगे। ये मैंने सिचुएशंस आपको बताई। सेपरेट वो जो सेपरेट ब्लॉक से पहले वाला जो टैक्स होगा उसको लेंगे, टैक्स क्रेडिट से पहले, टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद जो रेट आएगा उससे आप कैलकुलेट करेंगे। यानी जब आप उसको ऐड करने लगे हैं सेपरेट ब्लॉक को तो उससे पहले रेट देखेंगे। अगर वो रेट आप देखते हैं कि 15% से ज्यादा आ रहा है तो फिर आप उसको वहीं रहने देंगे, फिर उस पर सेपरेट टैक्स रेट नहीं लगाएंगे। इस ओके जी, नोट कर लेंगे। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, राइट। नोशनल एक्सपेंसेस किसको कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर। सिक्योर डेट सिक्योरिटीज किसको कहते हैं उसका आप जरा डेफिनेशन को देख लें कि डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या है। समरी में आपको ऑलरेडी दे चुका हुआ हूँ। करवा देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 4 है लेटेस्ट अटेम्प्ट का। 20 का। ये था ना क्वेश्चन, ये वाला। अगर मुझे आता ही ना हुआ फिर, हाँ, खुद सोल्यूशन देख लेंगे, क्या बात ये होती है सोल्यूशन। ये देख ये वाला, क्या बात है, ये बड़ा सवाल ढूंढा आपने। ये जी, ये इन्होंने कहा है कि सर ये क्वेश्चन करवाएं रेहान वाला। कहते हैं जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम, ये है जी हमारे पास स्प्रिंग 2025, स्प्रिंग, ये देखिएगा स्प्रिंग 2025 हमारे पास है। ये कहते हैं जी इसको जरा आप वो करवा दो, करते हैं जी इसको, देखते हैं इससे क्या बनता है।
कहता है जी अंडर द प्रोविजन कंप्यूट द टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ रेहान, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम क्लासिफिकेशन इनटू हेड्स ऑफ इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड। कहता है जी कुछ जरूरत नहीं है हेड्स ऑफ इनकम की। ब्रीफली एक्सप्लेन योर ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज इन पार्ट ए इंक्लूडिंग देयर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड लॉसेज। कहता है जी 6 नंबर का ये है और 3 नंबर का वो है। ज्वेलरी रिसीव्ड फ्रॉम फादर, ज्वेलरी रिसीव्ड ये क्या हो गई एग्जाम, नील हो गई। गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 1 मिलियन ये भी आ गया। प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम अ सेविंग अकाउंट, राइट, ये हमारा है तो है लेकिन सेपरेट ब्लॉक में चला गया, सेपरेट ब्लॉक ऑफ, इसको मैं बाहर नहीं लेके आता। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन का ये लॉस हो गया। उसके लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इसको मैं रहने देता हूँ अंदर ही क्योंकि सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज के गेन में ही एडजस्ट होगा। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट, ये भी मेरा सेपरेट ब्लॉक में है, इसको भी मैं अंदर ही रहने देता हूँ। ये इन दोनों के गेंस एडजस्ट हो जाएंगे ना क्योंकि ये भी सिक्योरिटीज है। ये भी 37A में है, ये भी 37A में है। बिजनेस लॉस फ्रॉम यूएई ये मेरा सेट ऑफ हो सकता है, नहीं, ये तो फॉरेन है ना, फॉरेन लॉसेस फॉरेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होंगे, राइट, इसको भी मैं अंदर ही रहने देता हूँ। लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस 2 मिलियन का ये सेट ऑफ हो सकता है, राइट। अब देखिएगा मेरे पास ज्वेलरी का गेन है और प्राइवेट कंपनी का है। पहली बात है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि इसको एडजस्ट करने के लिए कोई नहीं है। इन दोनों का जो गेन है इसमें से ये वाला 1 मिलियन का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी का गेन सिक्योरिटी के लॉस में एडजस्ट हो सकता है, तो यहां से 1 मिलियन कैरी फॉरवर्ड होगा, ये पूरे का पूरा 3 मिलियन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। उसके बाद मेरे पास बचा ये 1 मिलियन ऊपर गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। अच्छा नहीं, ये इसके अगेंस्ट होगा, पहले हम इसको नहीं करेंगे। देखें ये हमारा कैपिटल गेन है ना, ये इसमें एडजस्ट हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा 3 मिलियन नहीं बल्कि 2 मिलियन कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम इसकी कितनी बचेगी? मेरे ख्याल में तो नील बच जाएगी, कोई भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा, राइट। पहला तो इसका ये जवाब आ गया। 6 नंबर का उसने सवाल ये पूछा है कि ब्रीफली ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस इन पार्ट ए, वो जो आपने पार्ट ए में लॉसेस हैं उसका क्या ट्रीटमेंट किया, 6 नंबर का ये सवाल है। अब लॉसेस कहाँ कहाँ पे है, एक उसने आप इसका जवाब पूछा, इसका इसका और इसका, 4 पॉइंट्स उसने कहा जी एक्सप्लेन करें आपने इसका क्या ट्रीटमेंट किया। आप पहले बताएंगे कि ये जो लॉस ऑन शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी है ये इसमें एडजस्ट हुआ, फिर आप बताएंगे कि ये वाला लॉस इसमें एडजस्ट हुआ, फिर आप बताएंगे कि ये वाला लॉस जो है ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसमें से 1 मिलियन कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसमें से 2 मिलियन कैरी फॉरवर्ड हुआ, राइट। और ये जो लॉसेस फ्रॉम अदर सोर्सेज था ये खत्म हो गया क्योंकि इसके पास सेट ऑफ होने के लिए कोई इनकम मौजूद है, तो ये 6 नंबर है इसके। सिक्योरिटीज के गेन में एडजस्ट हो सकता है, नहीं, नहीं, सेपरेट ब्लॉक में ही एडजस्ट होगा। तो ये वाला 3 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 6 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये है। देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, फॉरवर्ड में ही एडजस्ट होते हैं, हो जाते सेम हेड के अंदर। ये सेट ऑफ हो सकता था ना, किसके अगेंस्ट होता? थैंक यू। सैलरी के अगेंस्ट अलावा हो सकता है ना, तो भाई ना तो इसमें सैलरी है, ना इसमें सैलरी है, ना बिजनेस है, ना कैपिटल गेन है, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो कहाँ होगा? सारे का सारा जाया हो जाएगा। फॉरेन का लॉस नहीं हो सकता, पाकिस्तान का जो लॉस है वो फॉरेन के सेम हेड में एडजस्ट हो सकता है, हो सकता है वो अपने सेम हेड में, नहीं। फॉरेन में फॉरेन का लॉस है दुबई में आपको बिजनेस में,
गेन है, और आपको पोर्चुगल में लॉस हो रहा है, इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं सेम हेड को। हाँ, मुल्क से फर्क नहीं पड़ता कि किस मुल्क से है, हेड ऑफ इनकम से हो सकता है वो। ये देखिएगा, ये टैक्सेबल इनकम फोर कहाँ से आ गई भाई। हाँ, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम थी। ये मैं ये गलती कर गया हूँ। लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक की, ये कहाँ से आ गई ये। प्रॉफिट ऑन डेट नेगेटिव क्यों आ रहा है ये गलत है। नेगेटिव तो नहीं है ना। नहीं, नील आए। टैक्सेबल इनकम तो 4 मिलियन आएगी ना। भाई टैक्सेबल इनकम तो आपकी 4 मिलियन आएगी नहीं आएगी। ये वाली, ये सेपरेट ब्लॉक में है ना, ये वाली अमाउंट की जो अमाउंट है ये वाली। बेटा ये तो, इसके अगेंस्ट तो नहीं ना कोई एडजस्ट हो, नहीं होगी ना। तो मैं ये गलती कर गया हूँ। यहाँ 4 मिलियन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा। जी। नहीं, ये पेपर की एडजस्टमेंट है। लिख दें, ये भी मुझे बता दीजिएगा, उनको कह देंगे ये वाला। समझ आ रही। इसके अंदर जो आपकी टोटल इनकम है, देखें ऊपर लिखा हुआ टोटल इनकम तो निल हो गई। ठीक है। ज्वेलरी जो है ये आपकी एग्जेम्प्ट हो गई। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ठीक है। और ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गई। और नीचे है बिजनेस इन यूएई। ये लॉस है या गेन है। लॉस है, ये भी यहाँ गलती है ये भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो टैक्सेबल इनकम इसकी सिर्फ 4 मिलियन ही आती है। अब इसका जवाब देखते हैं। कहता है जी, लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट रिलेटेड कैपिटल गेन ओनली इन दिस केस देयर इज ओनली द गेन ऑन ज्वेलरी। ये देखिएगा, और 2 मिलियन क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। सही हमने किया। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, लॉस ऑन डिस्पोजल शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी ऑफ दिस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट, और ये 5 मिलियन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी, और 1 मिलियन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, loss from could not be set off this year as there is no income left against this income. Unutilized loss from others could not be carried forward, हम ठीक कहा ये भी। business loss from UAE is a foreign, so it can be set off with it could not be set off against any Pakistan source income। तो ये क्या हो जाए, हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। ये भी जो आप ठीक है, ये ठीक सही होगा। अच्छा जी, इसमें देखिएगा कैपिटल गेन के अंदर कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। 28 है, तो हम 4 पे चलते हैं। ये बिजनेस का हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के जी हमारे पास 6 क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिए हुए हैं। 71 से मिस्टर शहबाज का एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। शहबाज करे प्रवास, और मुल्क भी प्रवास कर रहा है हमारा। शहबाज, ये सोल्यूशन यहाँ था। ये कैपिटल गेन था। 71, हम क्वेश्चन ये रख लेते हैं। 71 के अंदर ये, और यहाँ हम सोल्यूशन ले लेते हैं 71 का। तो 21 है, 55,
84। ये आई कैप की मैंने बुक ओपन की हुई है, तो पूछे कि सर क्या कर रहे हैं ये। तो ये आई कैप की बुक है ये। कैपिटल गेन का ये ठीक है जी। तो एक हमने लेटेस्ट अटेम्प्ट का कर लिया। ठीक है, उसका भी नोट करके ना मुझे आपने दे देना। कहता जी, डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड implication of each of the above transaction under the income tax ordinance, give brief reason to support your conclusion। और जो आपने कंक्लूड किया उसको रीजन भी उसकी प्रोवाइड करें। अच्छा जी। Shehbaz, a resident individual, earned rupees 700,000 from sale of asset as shown below। 7 लाख रुपए उसने कमाया है शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, और उसमें उसने परचेज किया 350 का, सेल कर दिया 200 का, और उसको लॉस हो गया 150 का। शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, उसमें उसको गेन हो गया 4 लाख रुपए का, 9 - 500। ज्वेलरी उसने 7.5 लाख की परचेज की थी, 14 लाख की बेच दी, यहाँ भी गेन हो गया उसको। उसके बाद स्कल्पचर जो थे उसने 4 लाख के परचेज किए थे और उसने 3 लाख के बेच दिए, लॉस हो गया, इसको इग्नोर करते हैं। शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें उसको लॉस हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएंगे कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पर हमारे पास गेन है जी 10,50,000 का, तो इसमें से 1 लाख रुपया ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 900। लेकिन ऐसे आप एग्जाम में नहीं करेंगे। उसने कहा डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन, डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ईच। तो आप हर हर ट्रांजेक्शन को पेपर में अलग अलग लिखे और फिर कंक्लूड करें। उसने कहा हर ट्रांजेक्शन को अलग बताएं। उसने ये नहीं आपसे कहा कि टैक्सेबल इनकम बताएं क्या है। आप एंड पे बता सकते हैं द टैक्सेबल इनकम इज दिस, लेकिन पहले बताएंगे शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो आप बताएंगे देयर इज अ लॉस ऑफ 150,000, राइट। These are denoted as securities, and the gain on the security, loss on the security shall only be adjusted against the gain on the security. So this amount shall be carried forward for next 3 years, as there is no amount is available to set off this amount। फिर शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, देयर इज अ गेन एंड ज्वेलरी आप बताएंगे इसमें भी गेन है और इसमें भी गेन है। बोथ गेन आर टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, NTR। हाँ जी। हाँ, तो नॉर्मल हो गया ना। अनलिस्टेड कंपनी है, मीन प्राइवेट कंपनी है, 37 में है ना, तो नॉर्मल होगी। वे लिस्टेड कंपनी जो है वो होगी ना 37 की, सेपरेट ब्लॉक में है। ये तो दोनों नॉर्मल में है। ये आपकी सारी आइटम्स किस में है? NTR में है। स्कल्पचर का आप बताएंगे कि स्कल्पचर इज अ कैपिटल एसेट वेयर गेन इज टैक्सेबल, वेयर इज लॉस इज नॉट टैक्सेबल। सो 100,000 शैल बी इग्नोर्ड। इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्या मतलब? लॉस को इग्नोर करें? किसी भी हेड में एडजस्ट नहीं करना, लॉस लेना ही नहीं है उसका। किसी हेड में एडजस्ट नहीं करना, लॉस लेना ही नहीं है। बेटा लॉस लेना ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ होता, ऊपर देखें ज्वेलरी में गेन पड़ा तो हुआ है, ज्वेलरी भी उसी का हिस्सा है ना, तो उसको नहीं लेना। इसमें लॉस को ही इग्नोर करना है। स्कल्पचर, ज्वेलरी, पेंटिंग, फर्स्ट डे कवर, मेडालियंस, इनका लॉस करना ही इग्नोर है। इसमें लॉस को, यही तो अभी समरी में भी यही बात बताइए आपको कि इन आइटम में गेन होगा तो लेंगे, लॉस होगा तो नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। इस ओके। तो ये था। अच्छा जी। मिस्टर सालेहा, मिस सालेहा
डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन और लॉस, उसको आप डिस्कस करें। Saleh is a resident person. She disposed of the following asset during tax year 2025. A painting which she inherited from her father was sold for this. ये उसकी आ गई सेल प्राइस। The market value of the painting at the time of inheritance was this. इग्नोर करेंगे। The painting was purchased by her father at 1 million। तो इसका गेन कितना होगा? 250 इसका गेन होगा। इसको आपने डिस्कस करना है, ये गेन नहीं सिर्फ बताना। डिस्कस कर कैसे करेंगे? There is a gain of 250 as the sale price minus the cost of her father as per the income tax ordinance 2001, right? When some assets are inherited, when some assets are inherited, the deemed cost of the recipient shall be considered as the cost of the transferor। जो ट्रांसफर है उसकी डीम्ड कॉस्ट आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी। सो देर इज अ टैक्सेबल गेन ऑफ 250। दैट्स इट, ये आपने डिस्कस करना है इसके अंदर। शी सोल्ड ज्वेलरी ऑफ 2.3 million विच वाज परचेज बाय हर हस्बैंड इन मार्च 2021 फॉर रुपीज दिस। उसके खामन ने खरीदी एंड गिफ्टेड टू हर ऑन द सेम डेट, और उसने उसको गिफ्ट कर दी थी। तो कितना गेन आएगा? 1 million का। इसका भी वही डिस्कस करेंगे, राइट? शी हैड received a gift from her husband, show the deemed cost of the cost of the husband shall be deemed as the cost of Miss Saleha। So there is a gain of 1 million as the difference between 2.3 million minus 1.3 million। ये इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नहीं समझ आ रही? She disposed of a car. The car was being used for the purpose of her business. The tax written down value of the car at the beginning of the year was this. The rate of depreciation was 20%। उसने ये गाड़ी जो है वो की थी, उसकी जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है? 16 लाख रुपया है। बेची कितनी उसने? 18 लाख रुपए की। इसी साल बेच रही है ना। तो हमें इससे क्या है? बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है ना सारी। तो ये तो कंफ्यूजन है ना। उसने हमें क्या 20%, उसने बता दिया कि इसकी जो टैक्स ही है, दी रिटर्न टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू उसने बता दी है। जब उसने बता दिया ये टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो फिर हमें खुद से डिप्रिसिएशन को लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर गेन क्या बताया होगा आपका? 2 लाख रुपए का गेन आप बता देंगे कि उसका बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा। On October 24, she sold a dining table for Fahim for this which she had purchased this। तो आप बता देंगे ये इसका कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल एसेट्स या कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट। कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये आप बता देंगे यहाँ पे। ओके जी। नहीं, उस सियानी है ना, उसने आपको ये नहीं बताया कि उसने खरीदा क्या है। अब इसका हो सकता है कि उसने इस खामन से डिवोर्स ले ली हो, राइट? बाप तो वैसे फौत हो चुका हुआ है, खामद को भी उसने फारग कर दिया हो कि चलो भी तुम भी निकलो इधर से। कारोबार ठीक ठाक चल रहा है उसका। व्हीकल एंड स्कल्पचर्स आ गए जी। हारिस सोल्ड टू ऑफ हिज पर्सनल व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ दिस। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी अर्नड बाय हारिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन। कहता है ये बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही। ये बिजनेस में इस्तेमाल है, तो आप बता देंगे कि ये क्या है? एग्जाम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं है। On 1st July, Ahmed purchased two sculptures of 410 and 475 respectively. On 30th November, during the shifting of his house, he lost both of sculptures. On 15th of January, he received a claim of 940 in single transaction against the loss of two sculptures. The fair market value ये है, जब एसेट ग्रुप में डिस्पोज ऑफ हो तो उस वक्त हमें इसका गेन या लॉस चाहिए होता है। उस वक्त इसका गेन या लॉस हमें चाहिए होता है। उसका तरीकेकार मैं आपको बता चुका हूं। उसका तरीकेकार क्या होता है? जब एसेट ग्रुप में डिस्पोज ऑफ हो तो आप यहां पर लिखेंगे एसेट्स
आपकी स्कल्पचर ए है ना, स्कल्पचर आपका ए है और दूसरा स्कल्पचर बी है। फिर आप इनकी फेयर मार्केट वैल्यू लिखेंगे, फिर इनकी आप क्या लिखेंगे, कंसीडरेशन, फिर आप इसकी लिखेंगे कॉस्ट। तो यहाँ गेन या लॉस आएगा। ठीक है। और अगर ये डिप्रिसिएबल एसेट हुआ तो कॉस्ट की बजाय क्या लिख देंगे, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। अब इन दोनों की उसने हमें क्या बता दी हुई है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो थी 360 प्लस 540। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 360 और 540, टोटल कितना हो गया आपका, 900,000। और जो कंसीडरेशन है वो कितनी मिली इसको, 940 की। वो मैंने इधर चला गया। असल में इस कंसीडरेशन को हमने इन दोनों में डिवाइड करना होता है, और फिर इसमें से इसकी कॉस्ट को हमने, 5, यहाँ पे 540 है। ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड, और इनकी कॉस्ट ऊपर लिख दें। कॉस्ट कितनी है, 410, 475, 410, 475। ये इसका टेबल होता है जिससे हम ग्रुप में एसेट को कैलकुलेट करते हैं। इसमें कैलकुलेट क्या करना होता है कि इस अमाउंट को हमने इसकी और इन दोनों की कंसीडरेशन कैलकुलेट करना होती है। ये बताइएगा, 360 को डिवाइड करें इस पे और इससे मल्टीप्लाई करें। 376। और अब इसको इस पे डिवाइड करें, 564। अब देखें, यहाँ तो लॉस हो गया ना, इसको तो नील कर दें क्योंकि स्कल्पचर में लॉस है, इग्नोर करते हैं। यहाँ नीचे गेन हो गया हमें, 564 माइनस 475, ये इसका गेन आ जाएगा, टैक्सेबल गेन। राइट। आई कैप में देखें क्या किया हुआ है। ये था 89,000। सही है ना, ये 89 का हमने कर लिया। स्कल्पचर वन का तो ये नहीं आना चाहिए ना, ये नीचे लिख दिया हुआ है वैसे, ये लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करें। लें जी, मिस नरगिस आ गई। जी। हाँ, जब आपका फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री आपने बेच दी है, तो फिर आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री में बिल्डिंग है आपकी। ठीक है। फैक्ट्री में आपका प्लांट एंड मशीनरी होगी, फैक्ट्री में व्हीकल्स होंगी। तो आप सबको क्या करेंगे, उनकी उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू लिखेंगे, उसकी कंसीडरेशन लिखेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ मिसाल के तौर के अगर 8 लाख रुपए भी होता तो उससे क्या फर्क पड़ना था। ग्रुप के अंदर ज्यादा पैसे भी मिल जाते, कम भी मिल जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जी। और कोई चीज। अच्छा जी, अब इसमें आते हैं, ये तकरीबन वही क्वेश्चन है जो ऊपर हम करके आए हुए, तकरीबन वही है नरगिस वाला, जो पिछला था वो तकरीबन मिलता जुलता है उससे। मिस्टर इशफाक है जी आपके पास। मेरा ख्याल ये आखिरी क्वेश्चन है मिस्टर इशफाक वाला, कि नहीं, उस्मान वाला भी है, हाँ ये है। ये जरा देखिएगा, इसके ज्यादा अच्छे क्वेश्चन जो है ना किताब के, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके अंदर मौजूद है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ रहे हैं, ये सारे पास पेपर के एग्जाम है। जरा इसको देखिएगा।
मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। कहते जी टैक्स इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है। टैक्स इम्प्लीकेशन का मीनिंग ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसका क्या होगा। ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, नहीं है, लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा। जो भी ट्रीटमेंट है वो आपने बताना है। टैक्स इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या होती है, उसका असर क्या होगा। यानी ये जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या इसका टैक्स के ऊपर कोई असर होगा या नहीं होगा। सही है ये। अभी मैं एसेट को कंक्लूड करता हूँ आखिर में ना। आप इसको देखें, अगर आप कहेंगे कि सर ये ठीक है आप कर लेंगे तो ठीक है, वरना हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी करते हैं, सारा ही कर लेते हैं। नहीं जी, मिस्टर अशफाक हैं जी, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एंड रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी अंडर द हेड कैपिटल गेन। ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग गेन और लॉस। लिस्ट द डॉक्यूमेंट विच इशफाक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल गेन के रिगार्डिंग। उसको कौन से डॉक्यूमेंट वो चाहिए। मेरा ख्याल है क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, आई थिंक सो। अच्छा, अशफाक इज अ रेजिडेंट फाइलर हु मेड द फॉलोइंग डिस्पोजल। ये फाइलर का ताल्लुक हमारे क्वेश्चन में प्लॉट फाइलर अगर होगा और उसने प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी होगी या सिक्योरिटीज, उस पर रेट 15% सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, ये उसकी निशानी। ऑन 15th of November ही सोल्ड बेंगलोर लोकेटेड इन कराची फॉर 51 million विच वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020। अब ये जाएगा सेपरेट ब्लॉक में लेकिन प्रीवियस रेट लगेगा। अब इसमें 15% का रेट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसने अक्वायर कब किया, 1 जुलाई 2024 से पहले, एट रुपीज 46। तो गेन कितना आ गया, 51 - 46, 5 मिलियन का गेन आ गया। द वैल्यू डिटर्मिन्ड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज वाज 48 मिलियन। हम तो उससे ऊपर ही कर रहे हैं ना, ठीक है। और जब हमने सेल की, परचेज की, उस वक्त 41 थी, राइट, 44। तो परचेज के टाइम के ऊपर जो है वो तो हम आ, नहीं नॉर्मली देखते देखते हैं इसको सोल्यूशन में क्या किया हुआ है। नॉर्मली हम सेल के टाइम देखते हैं। परचेज के टाइम अगर उसने ज़्यादा पे डिक्लेयर कर दी है तो इट्स ओके, इसमें मसला नहीं है। अब इसका होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा क्योंकि ये बेंगलौ है ना, तो 4 साल के बाद बेंगला एग्जेम्प्ट हो जाता है। 2020 है और 2021, 22, 23 तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि हम तो 25 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो भी गेन यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ही गिफ्टेड हिज कॉइन कलेक्शन हैविंग अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2 टू हिज फ्रेंड। ही हैड acquired दिस कलेक्शन ओवर द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ दिस। अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट कर दिया तो आप सेक्शन 79 में नहीं है। आप गिफ्ट करेंगे रिलेटिव्स को तो तब आपकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर आपकी 2.2 मिलियन माइनस 0 यानी 3 लाख रुपए माइनस करेंगे तो ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट आएगी कैपिटल गेन में ना, क्योंकि कॉइन्स है ना, कॉइन, मेडालियंस, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सारे उसमें आएंगे। ही सोल्ड सेवरल पीसीज ऑफ एंटीक फर्नीचर, एंटीक है ये, एट अ लंप सम ऑफ 35 मिलियन। डिटेल ऑफ दे, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू है इसको यहाँ पर वो 35 मिलियन लिखेंगे और इनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ टोटल कितना आ रहा है इनका। वही तरीकेकार है कि आपने अगर कोई एसेट ग्रुप में डिस्पोज ऑफ कर दिया तो आप यहाँ पर एसेट्स लिखेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको गिवन है, आपको इनकी सेल प्राइस चाहिए और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर गेन आ जाएगा, ठीक है। आंसर निकाल दो, मैं दिखा देता हूँ। आगे भी देखते हैं। एन एग्जेक्टिव टेबल यूज्ड हिज रेजिडेंस was moved to his office for office and incur transportation cost this in this regard। अगर कोई आप एसेट बिजनेस से अपने ऑफिस, अपने घर से ऑफिस में ले जाएं तो आपकी बिजनेस, आपकी पर्सनल डिस्पोजल हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
पर्सनल डिस्पोजल हो जाएगी। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टेबल एट द टाइम ऑफ दिस इशफाक एड परचेज, तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा, ये कैपिटल रिसीट गिनी जाएगी। गेन है लेकिन कैपिटल रिसीट में चला जाएगा, क्योंकि टेबल मूवेबल मूवेबल आइटम तो है, लेकिन ये कैपिटल एसेट की उन आइटम्स में शामिल नहीं है जो कि टैक्सेबल है, तो लिहाजा इसको हम इग्नोर कर देंगे। ये आ गया जी स्कल्पचर्स, ये तो हो गया था मिस नरगिस वाला। ये देखिएगा इसकी आ, ये भी हो गया था। कौन सा फिर आप कह रहे थे करना? मिस्टर अशफाक वाला, ये वाला है जी। ये देखिएगा इनकी फेयर मार्केट वैल्यू और इनकी कंसीडरेशन, हमने इस 35 को डिवाइड किया, 15 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय ये वाली आ गई, इसको इस पे डिवाइड किया तो ये आ गई, इसको इस पे डिवाइड किया तो इसको हमने इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये सिर्फ दी जाती है इसके लिए, जब एसेट ग्रुप में आप डिस्पोज ऑफ करें तो मार्केट वैल्यू उस दिन की जो होती है उसका मकसद इनको करना होता है। हो सकता है कि कॉस्ट के टाइम पे भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे, वो गलत है, वो नहीं आपने लेनी। इसमें आपको गेन आ गया, एंटीक में लॉस आ गया, इसको इग्नोर कर देंगे, और इसमें आपको गेन आ गया, दोनों को ऐड करें यही आंसर आ रहा है, ये गलत है ये। इन दोनों को अगर ऐड करें, वो ग्रुप के लिए जब चीज, कानून जब किसी चीज को अलग से एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ जनरल रूल हम अप्लाई नहीं करते। मुझे किसी ने बताया कि किसी किताब के अंदर ये रूल गलत भी लगा हुआ है, वो गलत है, वो नहीं हमने लेना। यहाँ पर भी अगर यही लगाना है विच एवर इज हायर, तो फायदा क्या? तो ग्रुप के अंदर इसको नहीं लिया जाता। ठीक है जी। ये आंसर है जी इसका। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एसिड का जरा कंक्लूड कर दूं। एसिड का अक्वायर करने के लिए सबसे पहले आप एग्जाम में ये देखेंगे कि एसिड मैंने खरीदा है या बेचा है, मुझे मिला है या बेचा है। एसिड का मिलना भी टैक्सेबल हो सकता है। एसिड सिर्फ रिलेटिव से मिल गया आपको कैश की शक्ल में, वो टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रिलेटिव से मिल गया, वो टैक्सेबल हो सकता है, आपका हो सकता है ना। बिजनेस रिलेशनशिप में मिल गया, वो टैक्स, एम्प्लॉयर से मिल गया, वो टैक्सेबल हो सकता है। तो एसेट का मिलना भी आपका टैक्सेबल हो सकता है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी जा सकती है। रिलेटिव से अगर आपको कोई एसेट मिलेगा अदर देन कैश तो वो एग्जेम्प्ट होता है। विरासत में मिल जाए, टू लिव अपार्ट में मिल जाए, या कंपनी डिसॉल्व हो गई है, तो उस सूरत में आपको टैक्स नहीं लगता। कैश में आपने जरा केयरफुल रहना है कि कैश किसी भी शक्ल में आपको मिल जाएगा किसी से। बिजनेस की अगर आप डीलिंग कर रहे हैं या सैलरी मिल रही है तो इट्स ओके, आपके ऊपर कोई टैक्स इम्पैक्ट। एम्प्लॉयर जिसने आपको सैलरी दी है उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा, उसको हो सकता है वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाए। यानी आपको रेंट कैश में मिल सकता है, कोई मसला नहीं है, आपको सैलरी कैश में मिल सकती है, आपको रेंट मिल सकता है, आपकी सेल कैश में हो सकती है, आपको डिविडेंड कैश में मिल सकता है। इन चीज़ों का नहीं, क्योंकि ये तो है ही टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको एग्जेम्प्ट चीज़ मिल रही है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट मिल सकती है आपको। एक चीज़ जो है वो मना की गई है कैश में नहीं लेनी, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। जब आप एसेट को बेचेंगे तो फौरन देखेंगे कि ये जो बिक रहा है ये किस कैटेगरी में है। या तो आपका कैपिटल एसेट होगा, आप उसका गेन कैलकुलेट करें, गेन कैलकुलेट करने के बाद देखें कहीं ये वो तो नहीं है जो सेपरेट ब्लॉक में है। अगर वो सेपरेट ब्लॉक में है तो पहले आप ऐड करेंगे, बाद में माइनस करेंगे, फिर उसका टैक्स लेंगे। अगर ये नॉर्मल कैपिटल एसेट है तो आप सिर्फ उसका गेन कैलकुलेट करेंगे, बाकी उसको आप लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर लॉस आ गया है तो लॉस को पहले देखेंगे आपस में एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। किस, क्या ये बिजनेस का लॉस है या कैपिटल लॉस है? कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा या अपने हेड में एडजस्ट हो जाएगा? अगर ये लॉस आ गया आपका पेंटिंग स्कल्पचर्स में वगैरह में, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। समझ आ रही है? तो जब एसेट मिले तो सबसे पहले देखें कि ये किस कैटेगरी में जा रहा है एसेट का जो डिस्पोजल है। अगर बिजनेस में है तो कहीं ये व्हीकल तो नहीं है जिसकी वैल्यू नॉट अप्लाइंग फॉर है 7.5 मिलियन से ज्यादा है, राइट? कहीं ये एक्सपोर्ट ऑफ एसेट तो नहीं है,
कहीं ये लैंड और बिल्डिंग वो तो नहीं है जो हमने अपनी कॉस्ट से महंगी बेची हुई है, कहीं ये पार्शियल यूज में तो ऐसा नहीं आ रहा। वो आपके पास फॉर्मूले मैंने आपको समराइज फॉर्म में लिखाए हैं, वो आपको समराइज फॉर्म में पता होने चाहिए। तो एसेट का खरीदना टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकती है, एसेट का बेचना टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकती है। वो गेन कैलकुलेट कैसे करना है, बिजनेस का मॉडल सिंपल है कि आप सेल प्राइस में से टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करेंगे एज पर रूल, और कैपिटल के केस में सेल प्राइस में से कॉस्ट माइनस करेंगे एज पर रूल, आप उसमें से लेकर चलेंगे। समझ आ रही है? तो एसेट का मिलना और एसेट का बेचना, इनको आपने जरा फोकस करना है। सही है। इंशाल्लाह कल इसमें देखेंगे कि बिजनेस को, उसके हम पास पेपर को हम जरा देखें, उसके अंदर उसको समराइज कर लें सारे सेक्शंस को, और फिर उसके पास पेपर को इंशाल्लाह हम वो देखें। फिर हमारे पास सेल्स टैक्स बचेगा, फिर हम सेल्स टैक्स को लेकर चलेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।